वेलकम टू विद्या की जर्नी। ऑडियो वीडियो दोनों बनाते हैं तो ज़रूर जुड़िए। ट्रिक द्वारा भी वीडियो बनाते हैं। मायने ही नहीं रखता कि आप कितना पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना याद रख सकते हैं। तो इसलिए याद करने के लिए बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। बार बार रिवीजन करने से सारे प्रश्न याद रहते हैं। तो काव्य शास्त्र प्रश्नों को लिए हैं और टीजीटी पीजीटी ये ईएमआरएस के लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके लिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा ज़रूर सुनिए, उसके बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हाउस वाइफ है तो या किसी काम को करते हुए सुन के सारे प्रश्न तैयार कर सकती हैं। चलिए, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी इसमें प्रश्नों को रखे हैं और यह मैंने नोट्स बनाया है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स से। तो पूरा ज़रूर सुनिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काव्य शास्त्र की शुरुआत भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र से हुई है। जो काव्य शास्त्र की शुरुआत कब से हुई, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से काव्य शास्त्र की शुरुआत हुई है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो रामचंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद या अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो प्लेटो है। प्रत्ययवाद अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो प्लेटो है। अभिव्यंजनावाद किसका है? इसके प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। क्रोचे। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कॉलरिज। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कॉलरिज हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कॉलरिज। विखंडनवाद या उत्तर संरचनावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जाक देरिदा। जाक देरिदा का प्रमुखवाद है विखंडनवाद, उत्तर संरचनावाद। इसके प्रवर्तक कौन है? तो जाक देरिदा है। प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बादलेयर हैं। प्रतीकवाद के बादलेयर प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद का सिद्धांत है। काव्य शास्त्र का परिभाषा कुछ इस प्रकार है। तो काव्य के गुण व अवगुणों की समीक्षा करने वाली विधा को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य के गुण व अवगुणों की समीक्षा करने वाली विधा को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य के गुण व अवगुणों की समीक्षा करने वाली विधा को क्या कहते हैं? तो काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन या प्रयोगकर्ता आचार्य भामह है। आचार्य भामह काव्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। काव्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भामह है। आचार्य भामह काव्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। यह कथन किसका है? तो यह भरत मुनि का कथन है। नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते किसका कथन है? तो यह भरत मुनि का कथन है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। नेक्स्ट है आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। ध्यान से सुनिए सारे प्रश्न। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। नेक्स्ट है आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है। इसका एक सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति।
ये किसका है? तो यह आचार्य भरत मुनि का है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वन विरोधी ग्रंथ की रचना की। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वन विरोधी ग्रंथ की रचना की। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्तः स तरवी भावाद्यो स्थायी भावो रस स्मृतः। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी रस को काव्य की आत्मा के रूप में। फिर से सुनिए, रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि के कहने का क्या अर्थ है? तो नहीं रसादते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। आचार्य भरत मुनि का कथन है और इसका हिंदी में अर्थ है कि भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। फिर से सुनिए, भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। पंचम वेद के नाम से कौन जाना जाता है? तो नाट्य शास्त्र रचना जानी जाती है और नाट्य शास्त्र रचना है भरत मुनि की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद, असंख्य लक्ष्य क्रम व्यंग, असंलक्ष्य क्रम व्यंग है ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। नेक्स्ट है, आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, रिचर्ड्स का ग्रंथ है साइंस एंड पोएट्री। रिचर्ड्स का ग्रंथ है साइंस एंड पोएट्री। डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है वह है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। और सिद्धांत और अध्ययन यह गुलाब राय की रचना है। सिद्धांत और अध्ययन यह गुलाब राय की रचना है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और साइंस एंड पोएट्री यह रिचर्ड्स की रचना है। नेक्स्ट है, अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक श्री शंकुक हैं। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो शंकुक है। चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमितिवाद सिद्धांत से है और अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं श्री शंकुक। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव व विचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। बार बार उसी प्रश्न को दोहराइए तभी याद होगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 49 कही है।
जिसमें 23 संचारी भाव, 8 अस्थाई भाव और 8 सात्विक भाव हैं। फिर से सुनिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 अस्थाई भाव एवं शेष 8 सात्विक भाव हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। दंडी ने भी 8 रसों को माना है। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया है। नेक्स्ट है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। रस संप्रदाय भरत मुनि, रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामह हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामह हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन हैं। और वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं कुंतक। आचार्य कुंतक हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय के कौन है? तो आनंदवर्धन है। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक या आचार्य क्षेमेंद्र हैं। रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं आचार्य। और अलंकार संप्रदाय के भामह हैं। रीति संप्रदाय के वामन और वक्रोक्त संप्रदाय के कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन व औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। लोजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। लोजाइनस के अनुसार आध्यात्मिक भव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। आत्मिक भव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। अरस्तु ने 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन कौन? तो अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत। त्रासदी और विरेचन सिद्धांत तथा अनुकरण सिद्धांत अरस्तु के 3 सिद्धांतों प्रतिपादित किया। अरस्तु ने 3 सिद्धांत थे वो दिए। कौन कौन? तो अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो 27 अंग निर्धारित किए हैं। औचित्य के 27 अंग निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण रचना है आचार्य विश्वनाथ की। रुद्रट का ग्रंथ है काव्यालंकार। रुद्रट का ग्रंथ है काव्यालंकार। रुद्रट का ग्रंथ है काव्यालंकार। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। दंडी का काव्यादर्श। दंडी की रचना है काव्यादर्श। और वामन की रचना है काव्यालंकार सूत्र। वामन की रचना है काव्यालंकार सूत्र। और उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह। उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक। भोजराज की रचना है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश यह भोजराज की रचना है। भोजराज के ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। रुय्यक की रचना है अलंकार सर्वस्व। रुय्यक का ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। हेमचंद्र का ग्रंथ है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन हेमचंद्र की रचना है। काव्यानुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है। जयदेव की रचना है चंद्रालोक। जयदेव का ग्रंथ है चंद्रालोक। विश्वनाथ साहित्य दर्पण की रचना है। विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। अप्पय दीक्षित की रचना है वृत्ति वार्तिक चित्र मीमांसा कोलयानंद।
फिर से सुनिए, अप्पय दीक्षित की रचना है वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद। कुवलयानंद वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा, चित्रमीमांसा वृत्तिवार्तिक, कुवलयानंद। यह अप्पय दीक्षित की रचना है। अप्पय दीक्षित की रचना है वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद। ये रचनाएं किसकी हैं? तो अप्पय दीक्षित की है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन किसका है? तो फिर से सुनिए, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु का कथन है कि काव्य मानव में आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। नेक्स्ट है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर शंकुक ने की है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता भट्टलोलक, श्री शंकुक और भट्टनायक और अभिनवगुप्त हैं। फिर से सुनिए, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता हैं भट्टलोलक, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भट्टलोलक ने रस को भोक्ता, वास्तविक, रामादि एवं नट को माना है। रस की निष्पत्ति मूल पात्रों में माना है। रस की निष्पत्ति मूल पात्रों में माना है। भट्टलोलक ने रस का भोक्ता, वास्तविक, रामादि एवं नट को माना है। रस की निष्पत्ति मूल पात्रों में माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। अभिनवगुप्त के अनुसार अस्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से पहले ही विद्यमान रहते हैं। आचार्य और उनके सिद्धांत, आइए जानते हैं कुछ आचार्य और उनके सिद्धांत। भट्टलोलक का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्टलोलक का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। श्री शंकुक का सिद्धांत है अनुमितवाद। श्री शंकुक का सिद्धांत है अनुमितवाद। भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनवगुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपण आचार्य कौन है? तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपण आचार्य केशवदास हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास, और यह यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल रीतिपरक ग्रंथ है। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। केशवदास की रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। यह केशवदास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। रसिक प्रिया प्रौढ़ रचना मानी जाती है केशवदास की। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रतन भावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका आदि रचनाएं केशवदास की हैं। नेक्स्ट है, शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया जाता है। रीतिकाल का अंतिम कवि किसे स्वीकार किया जाता है? तो पद्माकर को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है, मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। जयदेव की रचना है चंद्रालोक। दंडी की रचना है काव्यादर्श। दंडी की रचना है काव्यादर्श। जयदेव की रचना है चंद्रालोक। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। नेक्स्ट है, विखंडनवाद के जनक देरीदा को माना जाता है। विखंडनवाद के जनक किसको माना जाता है? तो देरीदा को माना जाता है। जाक देरीदा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। जाक देरीदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी।
ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। नेक्स्ट है हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपत चंद्र गुप्त। नेक्स्ट है राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। भट्टनायक की रचना है हृदय दर्पण। भट्टनायक की रचना है हृदय दर्पण। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त की रचना है अभिनव भारती। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। भोजराज की पुस्तक का नाम क्या है? तो श्रृंगार प्रकाश है। श्रृंगार प्रकाश किसकी पुस्तक का नाम है? तो भोजराज की पुस्तक। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। राजशेखर की अन्य रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, बिब्साल भंजिका, बिब्साल भंजिका और बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। नेक्स्ट है रस गंगाधर। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की संस्कृत साहित्य शास्त्र पर प्रौढ़ कृति है। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। रस गंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी। रस गंगाधर की टीका किसने लिखी? तो नागेश भट्ट ने लिखी। अप्पय दीक्षित ने अलंकार ग्रंथ चित्र मीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्र मीमांसा खंडन नाम से पंडित राज जगन्नाथ ने लिखी। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। नाट्यशास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। नाट्यशास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की। इनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद नाम से अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की। इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। शैव दर्शन है किसका? तो अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक में मानी है। अभिनव गुप्त ने रस की अवस्थिति कहाँ मानी है? तो सामाजिक में मानी है। नेक्स्ट है अलंकारवादी आचार्य हैं भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित। नेक्स्ट है धर्म कथा पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शताब्दी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो भट्टलोलट ने माना है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्टलोलक ने माना है। आचार्य भट्टलोलक को भरत के रस सूत्र की प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति और भट्टनायक ने भुक्ति तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को माना है। फिर से सुनिए, आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति, भट्टनायक ने भुक्ति और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को माना है। नेक्स्ट है साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जाग देरीदा माने जाते हैं। नेक्स्ट है बायोग्राफिया लिटरेया के लेखक कौन है? तो कॉलरिज हैं। बायोग्राफिया लिटरेया के लेखक हैं कॉलरिज हैं इसके लेखक। नेक्स्ट है कुलपति मिश्र का कथन है दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। कुलपति मिश्र का कथन है
कि दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू तुम ही उचित तप मोह का भोगू। ये इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें आर्थी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, या इसमें आर्थिक व्यंजना है, आर्थिक व्यंजना है। नेक्स्ट है व्यंजना। आइए जानते हैं व्यंजना किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। या अन्यार्थ या विशेषार्थ की का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सबूत बचा न कोय। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सबूत बचा न कोय। ये व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें अभिधा, अभिधा किसे कहते हैं? तो जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण राम जाता है। उदाहरण क्या है? तो राम जाता है। इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण है राम जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है उसको जानते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है अभिधा में बाधा, अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा ना प्राप्त होकर घुमाकर प्रकट किया जाए लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण गंगा में गांव है। गंगा में गांव है। शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए देव ने लिखा है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यह किसने लिखा है? तो यह देव की पंक्ति है। देव की पंक्ति है। नेक्स्ट है भरत मुनि ने 10 आचार्य, बामन ने 20, मम्मट ने 3 को आचार्य। ध्यान से सुनिए। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है। पुनरुक्ति दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 मानी जाती है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। यानी अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये देव की पंक्ति है और इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी पंक्ति है, कौन कौन सी है। तो अभिधा पहले है। नेक्स्ट है कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद या उपभेद माने हैं? तो कुंतक ने 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं वक्रोक्त के। कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं और यह DSSB PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से सुनिए। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद व उपभेद माने हैं? तो कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये भी DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इनका समय द्वितीय शती माना जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? ये भी DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद्रास निष्पत्ति में आए संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद व आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं।
ये रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। भट्टलोलक रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार है मीमांसा दर्शन। भट्टलोलक का है मीमांसा दर्शन। दार्शनिक आधार क्या है? तो मीमांसा दर्शन है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? तो यह मैथिली शरण गुप्त का कथन है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो बामन ने। फिर से सुनिए, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो बामन ने। नेक्स्ट है, न्यून पदत्व दोष। आइए जानते हैं न्यून पदत्व दोष क्या है। तो जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए तथा शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। फिर से सुनिए, न्यून पदत्व दोष होता है जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए, शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। और अधिक पदत्व दोष कब होता है? तो जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। अक्रमत्व दोष क्या होता है? अक्रमत्व दोष होता है जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। फिर से सुनिए, अक्रमत्व दोष कहाँ होता है? तो जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। दुष्क्रमत्व दोष कैसे समझेंगे? तो जहाँ शास्त्र और लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो, वहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। जहाँ शास्त्र और लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो, वहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। नेक्स्ट है, भोज का काव्य प्रयोजन है कीर्ति व प्रीति। भोज कीर्ति व प्रीति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। नेक्स्ट है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्ष्य, जब शेर आया तो युद्ध से गीदड़ भाग गए, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो मम्मट ने। यह यूपी PSC GDC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो मम्मट ने किया है। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो गुण का संबंध है रीति सिद्धांत से। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इन्होंने गुण और अलंकार का परस्पर विभेद करते हुए तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली इन तीन रीतियों की कल्पना की। आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुणों यानी शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के यानी वामन ने 10 प्रकार के गुण यानी 10 शब्द और अर्थ, 10 शब्द 10 अर्थ को मानकर 20 गुणों की कल्पना की। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन है। रस सिद्धांत की स्थापना आचार्य भरतमुनि ने की थी।
रस सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो भरत मुनि ने की। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह हैं। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह हैं। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं कौन? तो नगेंद्र। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य नगेंद्र हैं। नेक्स्ट है, काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? तो विश्वनाथ की युक्ति है रसापकर्षाः दोषा। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। औचित्य के आधार पर होता है क्या? तो औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र, इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। औचित्य विचार चर्चा किसका ग्रंथ है? तो क्षेमेंद्र का। और क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं और इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। इन्होंने क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो भामह ने। भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। भामह के ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्य अलंकार है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन का ग्रंथ कौन सा है? तो ध्वन्यालोक है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है? तो भामह ने। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह काव्य की परिभाषा दिया है भामह ने। भामह ने दिया है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की और यह 6 परिच्छेदों में विभक्त है। नेक्स्ट है, मम्मट विश्वनाथ का वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ का वाक्य है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट है, आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी ने काव्य हेतु को प्रतिभा शास्त्र ज्ञान प्रतिभा और अभ्यास को काव्य हेतु माना है दंडी ने। काव्य हेतु माना है दंडी ने प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। नेक्स्ट है, अभिनव भारती। अभिनव भारती यह अभिनव गुप्त की रचना है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुड़चंद्र की रचना है। नाट्य दर्पण रामचंद्र और गुड़चंद्र की रचना है। भाव प्रकाशन यह शारदा तनय की रचना है। भाव प्रकाशन शारदा तनय की रचना है। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? तो विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है। जबकि भामह ने काव्यालंकार एवं रुद्रट ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। प्रत्ययवाद के प्लेटो हैं। प्रत्ययवाद के प्रवर्तक प्लेटो हैं। अनुकृति एवं विरेचन और त्रासदी के अरस्तु हैं।
मार्क्सवाद या प्रगतिवाद के कार्ल मार्क्स प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है, औचित्य के आधार पर होता है क्या? तो औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय तथा होता है। नेक्स्ट है, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब में अनिवार्य तत्व क्या हैं? तो कल्पना एवं इंद्रियता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। कल्पना एवं इंद्रियता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। नेक्स्ट है, भट्टलोलट, इनका दार्शनिक जो मत है वो है मीमांसा दर्शन। भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन और शंकुक का न्याय दर्शन, भट्टनायक का सांख्य दर्शन और अभिनवगुप्त का शैव दर्शन। अभिनवगुप्त शैव दर्शन, अभिनवगुप्त शैव दर्शन। आचार्य और उनके दार्शनिक मत, आइए जानते हैं आचार्य और उनके दार्शनिक मत को। भट्टलोलट का दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन, भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन, शंकुक का न्याय दर्शन, शंकुक का न्याय दर्शन, भट्टनायक का सांख्य दर्शन, भट्टनायक का सांख्य दर्शन, अभिनवगुप्त का शैव दर्शन, अभिनवगुप्त का शैव दर्शन है, अभिनवगुप्त का शैव दर्शन है, भट्टनायक का सांख्य दर्शन है, शंकुक का न्याय दर्शन है और भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन है। नेक्स्ट है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रसास्वादन है, रसास्वादन है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो राजशेखर। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो राजशेखर हैं। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र की अन्य रचनाएं हैं औचित्य विचार चर्चा, समृद्ध तिलक, दशावतार चरित्र, आचार्य, जबकि दंडी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना है काव्यादर्श। काव्यादर्श दंडी की रचना है, काव्यादर्श दंडी की रचना है। कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। धनंजय की रचना है दस रूपक, दस रूपक, दस रूपक धनंजय की रचना है, धनंजय की रचना है दस रूपक। नेक्स्ट है, भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार। भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार। जयदेव का चंद्रालोक, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक और केशव दास का कविप्रिया। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है रस को। ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है रस को, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। और तैत्तरीय उपनिषद में यह मान्यता है, कहाँ है? तो तैत्तरीय उपनिषद में यह मान्यता है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रसो वै सह अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। रसो वै सह अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। वक्रोक्ति के प्रणेता हैं कुंतक, ध्वनि के आनंदवर्धन, अलंकार के भामह, अलंकार के भामह, ध्वनि के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति के कुंतक। मिथक का घनिष्ठ संबंध में होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः का शब्दः काव्यम, यह पंडित जगन्नाथ का कथन है। पंडित राज जगन्नाथ का कथन है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ का कथन है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरास निष्पत्ति, यह आचार्य भरत का कथन है। आचार्य भरत का कथन है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगदास निष्पत्ति, आचार्य भरत का कथन है। तदोदवसो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह आचार्य मम्मट की कथन है। तददवसो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह आचार्य मम्मट का कथन है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन? नेक्स्ट है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन। आइए जानते हैं काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कौन कौन से कथन दिए गए हैं।
तो इससे यश की प्राप्ति होती है, अमंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, इससे चरम विश्रांति की प्राप्ति होती है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कुछ कथन है जो इम्पॉर्टेंट है, आइए जानते हैं फिर से। इससे यश की प्राप्ति होती है, अमंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, आनंद प्राप्त होता है, इसमें चरम विश्रांति की प्राप्ति होती है। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? यह प्रश्न आया हुआ है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में। तो विद्वानों ने इस कृपा को काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक नहीं माना। नेक्स्ट है काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट है I.A. रिचर्ड, शास्त्री का नाम है I.A. रिचर्ड और इनका सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत। I.A. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है और कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलक का मत है, क्या है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलक का मत है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद है भट्टलोलक का मत। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में 4 अलंकारों को ही माना गया है। नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में 4 अलंकारों को ही माना गया है। कौन कौन? तो रूपक, दीपक, यमक, उपमा। उपमा, यमक, दीपक, रूपक। उपमा, यमक, दीपक, रूपक। नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में 4 अलंकारों को ही माना गया है। नेक्स्ट है भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र और इसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। और नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक हैं नाट्य शास्त्र में और 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय एवं 7वें अध्याय में रस सूत्र का वर्णन मिलता है। 6वें या 7वें अध्याय में रस सूत्र का वर्णन मिलता है। आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र को आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में रस सूत्र का वर्णन मिलता है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो 8 रस माने हैं। मृदु ललित पद पाठे गुण शब्दार्थ ही ने, यह भरत मुनि का कथन है। मृदु ललित पद पाठे गुण शब्दार्थ ही ने भरत मुनि का कथन है। शांत रस को रस नहीं माना है किसने? ये तो उद्भट ने। और इनका समर्थन किया है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने समर्थन किया है उद्भट का, शांत रस को रस नहीं माना है। शांत रस को रस माना है किसने? तो उद्भट ने। और समर्थन किया है अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है आचार्य भामा। आचार्य भामा 6वीं शताब्दी के आचार्य थे। आचार्य भामा जो हैं वो 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। आचार्य भामा काव्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आचार्य भामा काव्य शास्त्र के क्या हैं? तो प्रवर्तक हैं। भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार जिसमें 6 परिच्छेद हैं। काव्यालंकार और जिसमें 6 परिच्छेद हैं। अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो भामा है। शब्दार्थों सहितो काव्यम या भामा की उक्ति है। शब्दार्थों सहितो काव्यम या भामा की उक्ति है। भामा की उक्ति है शब्दार्थों सहितो काव्यम। नेक्स्ट है भामह ने काव्य हेतु के 3 भेद में माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्यालंकार पर टीका उद्भट ने लिखी है। काव्यालंकार पर टीका उद्भट ने लिखी है और भामह विवरण नाम